नरेश की ये बात सुनते ही मैंने भी नरेश से जिज्ञासावश कहा, अरे यार अगर ये सच है तो मैं भी कुछ पूछ लूं। इस पर नरेश ने हामी भर दी तो मैं अपने धीमे कदमों के साथ उन पत्थरों की तरफ बढ़ा और जब मैं उस उभरते हुए कान वाले पत्थर के पास पहुंचा तो मैंने धीमी आवाज में कहा, उस रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अभी मैंने इतना ही कहा था कि मुझे एक भयानक आवाज सुनाई दी, जिस वजह से मैं डर गया और जब मैंने अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अभी मैं इस आवाज से हैरान ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई है और एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में आनी शुरू हो गई थी, जिस वजह से मैं डरते हुए वहां से दूर हटने लगा। अभी मैं वहां से हटा ही था कि तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे से आकर टकरा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अभी अभी छुआ हो। अपने साथ ऐसा होता देख मैं अब थोड़ा और घबराने लगा, जिस वजह से मैंने अपने कदम सुरेश की तरफ बढ़ा दिए और जब मैं उसके करीब पहुंचा तो जो हवाएं अभी धीमी रफ्तार में थी अब वो तेज हो गई थी और उन हवाओं को तेज होता देख सुरेश ने मुझसे बोला, लगता है यार आंधी आने वाली है, चल घर चलते हैं। इधर अब शाम भी हो चुकी थी तो बिना देरी किए हम दोनों वहां से तेज कदमों के साथ सीधे घर चले आए। लेकिन घर पर आने के बाद भी अभी भी मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। वो बात अलग थी कि मुझे ना तो किसी का एहसास हो रहा था और ना ही कोई डर जैसा अब महसूस हो रहा था, पर मेरी बेचैनी का कारण वो आवाज और साथ ही उस वक्त मुझे वहां पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वही मेन कारण था जिनको लेकर मेरे भीतर ढेरों सवाल रह रहकर उमड़ रहे थे, जिनसे मेरे भीतर अभी भी बेचैनी बनी रही। तभी मैंने ये बात अपने भाई सुरेश से बताई तो उसने मेरी इस बात को हंसकर टाल दिया और एक मजाकिये अंदाज में बोला, अरे लगता है यार उन डकैतों की आत्मा तेरे भीतर घुस गई है। अरे पागल, आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता ना तो ना जाने गांव के लोगों के भी पीछे उन डकैतों की आत्मा पड़ जाती। चल खाना पीना कर ले और फिर ऊपर छत पर सोने चलते हैं। सुरेश ने तो मेरी इस बात को नहीं माना, लेकिन मुझे उस सुरंग वाली जगह पर जाकर ये एहसास ज़रूर हो गया था कि ज़रूर वहाँ पर कुछ तो है जो मुझे बेचैन कर रहा है, क्योंकि आज तक मैं कभी भी इतना बेचैन ही नहीं हुआ था। लेकिन आज मेरे साथ कुछ अजीब सा था। फिर मैंने भारी मन से खाना पीना किया और फिर सुरेश के साथ छत पर चला आया। पर एक बात थी कि यहाँ पर जैसे शाम होती कि हरामखोर मच्छर डंक मारना शुरू कर देते थे, जिस वजह से साला हाथ पैरों में खुजली होती थी। कर कुछ देर आपस में बात करते हुए हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। उस रात अंधेरी रातें चल रही थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही चांदनी रातों का समय खत्म हो गया था, जिस वजह से गांव में दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, गांव में जो कुत्ते थे उनकी भौंकने की आवाज़ें ज़रूर सुनाई दे जा रही थी। पर अब सुरेश करवट लेते हुए सो गया था और वही मैं अभी भी करवटें लिए मन में वही सब बातें सोच रहा था जो मेरे साथ हुई थी। और फिर उन्हीं विचारों के साथ मेरी कब आंख लग गई मुझे कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन दोस्तों, मेरी आंख तब खुली जब मैं हड़बड़ाते हुए एक रेल के डिब्बे में सवारियों के बीच खड़ा था और जब मैंने अपने आसपास देखा तो उस डिब्बे में चीख चिल्लाहट मच रही थी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि हमें बचा लो, हमें मत मारो, हमारे पास कुछ नहीं है और जो कुछ भी है ये गहने वगैरह ये सब ले जाओ और हमें छोड़ दो। इन सभी के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि कुछ आदमी उस रेल के डिब्बे में सवारियों के साथ मारपीट और छीना झपटी कर रहे थे और वो सभी सवारियां डरते हुए उनके आगे हाथ जोड़कर रोए जा रही थी। उन सभी आदमियों के हाथ में बंदूक और धारदार हथियार से मालूम पड़ रहा था कि वो सभी डकैत हैं जो इस डिब्बे की सवारियों को लूट रहे हैं। यही नहीं, उन डकैतों ने मेरे ही सामने एक हट्टे कट्टे आदमी की गर्दन धारदार हथियार से काट दी, जिस वजह से उस रेल के डिब्बे में खून की धार बहने लगी और उसी खून को देखते ही मेरे पांव फूल गए, यानी कि मेरा रोम रोम तक कपकपा गया था। सभी सवारियां कोनों में इस तरह से दुबक गईं जैसे उनके भीतर कोई भयानक डर बैठ गया हो और इसी का फायदा उठाते हुए उन डकैतों ने सभी सवारियों का जो कीमती सामान था वो लूट लिया और यहाँ तक कि सबके सोने चांदी के गहने भी। तभी वो ट्रेन एक झटके से रुकी और वो सभी डकैत उस ट्रेन से उतर गए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी। और जब मैं छिपते छुपाते उनके पीछे पहुंचा तो वो एक सुरंग के भीतर सारा सामान लेकर चले गए।
फिर मैंने भी धीमे कदमों के साथ उस अंधियारी रात में अपने कदम उस सुरंग में दाखिल किए। और जब मैंने छिपकर उन डकैतों को देखा तो कोई बैठकर बीड़ी पी रहा था, तो कोई आपस में गाली देकर बातें कर रहा था। यानी कि वो सभी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि उन सभी के बीच लूटे हुए सामान के बंटवारे को लेकर आपस में बहस हो रही थी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई चोर चोरी करते हैं तो उनमें लूटे हुए सामान के बंटवारे के लिए आपस में बहस हो ही जाती है। और यही दृश्य मुझे इन डकैतों के बीच देखने को मिल रहा था। लेकिन मुझे डर था कि कहीं उन डकैतों की नज़र मुझ पे ना पड़ जाए। लिहाजा मैं उन सभी के साथ हो रही एक्टिविटी पर ध्यान से छिपते हुए नजर रखता रहा। इससे पहले मैं कुछ और सोचता कि तभी एक चमगादड़ का झुंड भीतर से उड़ते हुए आया, जिन्हें देखते मैं एक पल के लिए घबरा गया और मेरी सांसें तेज हो गई, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी चमगादड़ों को ऐसे एक साथ नहीं देखा था। जब वो चमगादड़ वहां से चले गए तब जाकर मुझे राहत मिली, लेकिन अभी भी मेरे सर पर उन डकैतों वाली मुसीबत बनी हुई थी। कर अभी तक तो सब ठीक ठाक था। वो सभी डकैत अभी भी वहीं अपनी जगह पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे मुझे एक नींद की झप्पी लगी कि तभी मुझे एक तेज चीख सुनाई दी, जिससे मेरी आंखों की नींद तुरंत ही गायब हो गई। और जब मैंने उस चीख की तरफ ध्यान दिया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल दोस्तों, मैंने देखा कि उन डकैतों में चीख पुकार मच रही है, लेकिन क्यों ये मुझे अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा था। लेकिन मेरे होंठ तब सूख गए जब एक डकैत खून से लथपथ मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। वो तो गनीमत थी कि मैं उसे दिखा नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। अभी मैं उस डकैत को ध्यान से देख ही रहा था कि तभी जो नज़ारा अब मेरे सामने था वो मेरी रूह को कपकपा देने वाला था। मेरे पांव अपने आप ही कपकपाने लगे थे, क्योंकि वो नज़ारा था ही ऐसा। दरअसल अब वो सभी डकैत एक एक करके बाहर आ रहे थे, जिनमें से किसी का हाथ उखड़ा हुआ था तो किसी का चेहरा फटा हुआ था, और तो और उनमें से किसी के पाँव भी नहीं थे। और जिनके पाँव नहीं थे तो वो तो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए घिसटते हुए ज़मीन के बल आ रहा था। और फिर जो नज़ारा अब मेरे सामने था वो अब पूरी तरह से झंझोड़ने वाला था, क्योंकि उन्हीं डकैतों के पीछे से एक काला भयानक सा दिखने वाला जीव उनके पीछे पीछे आया, जिसकी भयानक घुर्राहट मेरे अंदर एक अलग ही कपकपी पैदा कर रही थी। इधर वो सभी डकैत अपने आप को बचाने के लिए बाहर की तरफ आए ही थे कि एक अजीब सा जादू मुझे देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही वो डकैत बाहर निकले कि तभी सामने खड़े पेड़ों की जड़ें अपने आप ही बाहर निकलने लगी और एक एक करके उन सभी डकैतों को उन जड़ों ने जकड़ लिया। लेकिन वो सभी डकैत अभी भी छटपटाई रहे थे, पर उनकी मदद करने वाला वहां पर कोई भी मौजूद ही नहीं था। इधर एक भयानक मौत उस सुरंग से निकली और फिर कुछ देर के बाद वो गायब हो गई। और जैसे वो भयानक साया गायब हुआ कि वहां पर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। वो आवाजें कुछ ऐसी थी जैसे वो मदद मांग रही हों। और फिर जब मेरी नज़र उन डकैतों की तरफ गई तो मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। दरअसल दोस्तों, अब मेरे सामने वही डकैत एक अजीब सी शक्ल लिए मुझे घूर रहे थे, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा भयानक था। और उनके ऐसे चेहरे को देखते ही मुझे तेज पसीना आ गया और मेरी रूह कपकपाने लगी। और एक बुरी चीख के साथ मेरी आंख खुल गई और मेरी चीख सुनते ही मेरा भाई सुरेश भी उठ बैठा। मेरे इस तरह से चीखने से वो भी घबरा गया था और मेरे चेहरे को देखते हुए बोला, भाई क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना? मैं पसीने से तर अपने शरीर के साथ कांपते बोला, यार सुरेश, मैंने उन डकैतों को देखा जो तूने मुझे कहानी बताई थी। मैंने सब कुछ देखा, उनका पूरा इतिहास कि उनके साथ क्या हुआ था। मेरी इस बात से सुरेश उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर जब सुबह हुई तो उसने मेरे गुमसुम चेहरे को देखते हुए बोला, अरे भाई देख, वो तेरा सपना था, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, छोड़, भूल जाओ उस सपने को। सपने तो आते ही हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ गांव वालों को दिक्कत नहीं होती। खैर दोस्तों, उस दिन के बाद से जब तक मैं अपने ननिहाल में रहा तब तक मेरे जहन में वही सपने वाली बातें आती रही। और जब मैं अपने घर शहर लौट आया तो फिर धीरे धीरे उस सपने की यादें धुंधली होने लगी। लेकिन मेरे जहन में कभी कभार वो घटना आज भी ताज़ा हो ही जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार
जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।